12 अक्टूबर 2023 को स्थानीय समय 7:45 बजे कोलंबिया के शहर बोगोटा में लुइस अल्फ्रेडो गाराविटो क्यूबिलोस का अंत हुआ, जो आधुनिक सच्ची अपराध के इतिहास में सबसे भयानक अध्यायों में से एक का अंत था। 66 वर्षीय श्रृंगारिक हत्यारा, जो 22 वर्ष की जेल की सजा काट रहे थे, प्राकृतिक कारणों से मर गए। यह चौंकाने वाली खबर न्याय की लंबी और कठिन यात्रा का परिणाम है, जो 3 दशकों से अधिक समय तक चली। लुइस गाराविटो, जिसे विवादास्पद रूप से ला बेस्टिया या द बीस्ट के नाम से जाना जाता था, एक जानवर था जिसने अपने पीछे विनाश और आतंक का एक ट्रेल छोड़ दिया था। उनके अपराध उन्हें अंत तक दंडित करेंगे। गाराविटो की मृत्यु का स्थान एक भयानक शांति से भरा था, जो पश्चिमी कोलंबिया की सड़कों पर एक बार सायरन और आतंक के शोर से काफी अलग था। सूरज ने एक पीली रोशनी को अस्पताल के शुद्ध कक्ष में डाला, जो एक दूरस्थ वादी में उनके शिकारों के अंतिम समय की तुलना में बहुत अलग था। दीवारें, जो उनके निर्दोष शिकार के खून से भरी हुई थीं, अब साफ और सफेद थीं। हवा उनके अपराधों के भार से भरी हुई थी, जो हर सतह पर चिपकी हुई एक महसूस करने योग्य ध्वनि थी। अस्पताल के डिसइंफेक्टेंट की शुद्ध गंध हवा में भारी थी, जो हमारे सामने बैठे व्यक्ति की याद दिलाती थी। लुइस गाराविटो, पूर्ण बुराई का प्रतीक, अस्पताल के बेड पर निष्क्रिय थे। उनकी जानबूझकर दृष्टि एक स्थायी दृष्टि में फ्रीज थी। उनका चेहरा, जो एक बार निर्दोषता का मुखौटा था, अब समय और उनके अपने दोष के भार से चिह्नित था। जो व्यक्ति एक बार पिता, पति और दोस्त था, अब अपनी स्वयं की अंधकार में गिर गया था, जो अपने पीछे विनाश की एक ट्रेल छोड़ गया था, जिसे कभी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका। उनका शरीर, जो एक बार पूर्ण बुराई के लिए एक गोदाम था, अब केवल एक खाली शेल था, जो उनके द्वारा किए गए अत्याचारों की एक यादगार थी। उनके अपराधों का भार उन पर अंततः लग गया, और वह अब अपने दंड का भुगतान कर रहे थे। उस अस्पताल के उस दिन मौजूद गवाहों ने उस दृश्य को एक भयानक शांति के रूप में वर्णित किया, जो एक गंभीरता की भावना को एक भारी हवा में ले जाती थी। उन्होंने शांत बातचीत और जानबूझकर दृष्टि के बारे में बताया, जो जानबूझकर दृष्टि की ओर देखते थे। कुछ ने शांत मंत्रों और कभी-कभी छींकों की बात की, जो गाराविटो द्वारा अपने शिकारों पर किए गए दर्द और पीड़ा की एक प्रतीकात्मक यादगार थी। गवाह, जिनमें से कई सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से गाराविटो के हाथों पीड़ित थे, लंबे समय से उन्हें आतंकित करने वाले व्यक्ति को अंततः अपने निधन का सामना करते हुए देखकर एक सामूहिक सांस लेने के लिए एक 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 सांस लेने के लिए। लुइस अल्फ्रेडो गाराविटो क्यूबिलोस का नाम कई लोगों के लिए एक डरावना और आतंकित करने वाला नाम है, एक नाम जो कोलंबिया में डर और भय के साथ जुड़ा हुआ है। जन्म 25 जनवरी 1957 को गाराविटो एक गरीब परिवार से था, जो पश्चिमी कोलंबिया के ग्रामीण शहर सैन लुइस, तोलिमा में रहता था। गाराविटो का पिता एक दिन का मजदूर था, जो अपने परिवार के लिए जीवित रहने के लिए काम करता था।
गराविटो 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा था और उनका परिवार जीवन बहुत दयनीय था, जिसमें अक्सर झगड़े और घरेलू हिंसा होती थी। यह अस्थिर बचपन गराविटो के भविष्य को ऐसे तरीके से आकार देगा जिसे वह कभी नहीं सोच सकता था। गराविटो का दैनिक जीवन गरीबी के संघर्ष से भरा हुआ था, जिसमें उसके पिता का विचलित दृष्टिकोण और लगातार लड़ाई ने कम स्थिरता प्रदान की। गराविटो ने अस्थायी नौकरियों में काम किया, जिसमें एक खेत में काम करना शामिल था, ताकि परिवार की आय में योगदान कर सके। अपने मुक्त समय में गराविटो टेलीविजन देखना और संगीत सुनना पसंद करता था, जो उसे अपने व्यथित घरेलू जीवन से एक संक्षिप्त सांस लेने का अवसर देता था। अपने कठिन परिस्थितियों के बावजूद गराविटो उन लोगों के लिए पसंदीदा और प्रिय लगता था जिन्हें उसे जानते थे, एक गुण जो उसे अंधकार में गिरने के रास्ते पर जाने के लिए अच्छा साबित हुआ। हालांकि इस प्रतिमान के नीचे गराविटो ने अपने परिवार और दुनिया के प्रति गहरे से गहरे क्रोध और एक फटने वाली भावना को संजोया था। जब हम गराविटो के मनोविज्ञान में गहराई से जाते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके अस्थिर पालन पोषण ने उसके व्यक्तित्व के विकास पर गहरा प्रभाव डाला है। अपने बाहरी रूप से एक सामान्य, यहाँ तक कि पसंदीदा व्यक्ति के रूप में दिखने के बावजूद गराविटो का आंतरिक संसार दर्द, क्रोध और अनसुलझे मुद्दों का एक खदान था। उसके परिवार के सदस्यों सहित उसके भाई बहन और विस्तारित रिश्तेदार अक्सर गराविटो की क्रोध के प्राप्तकर्ता थे, और फिर भी उन्होंने उसके प्रति दया और सहानुभूति दिखाई, जो उसके सामने छिपी हुई हिंसा के बारे में अनजान थे। यह जटिल भावनात्मक और संबंधों का जाल गराविटो के अंततः बनने वाले प्राणी के लिए एक प्रजनन स्थल बन गया। प्रश्न यह है कि क्या इस परिवर्तन को ट्रिगर किया गया था? गराविटो के पहले रिपोर्ट किए गए घटनाओं के महीनों से पहले उसका जीवन एक चौंकाने वाली दर से विनाशकारी बन गया। उसके परिवार के सदस्यों के साथ उसके संबंध लगातार तनावपूर्ण होते गए और उसके नौकरी के अवसर कम होने लगे। यह आदर्श तूफान परिस्थितियां भविष्य में होने वाली विनाशकारी घटनाओं के लिए आधार बन गया। जब हम पहली रिपोर्ट की घटनाओं के पूर्व घटनाओं का विश्लेषण करते हैं तो एक चौंकाने वाला प्रश्न उभरता है, क्या यह अंतिम स्ट्रॉ था जिसने गराविटो को किनारे से धकेल दिया, उसे अनुमानित विनाश और भ्रम के रास्ते पर ले जाने के लिए? एक गर्म शरद ऋतु की शाम पश्चिमी कोलंबिया में थी, विशेष रूप से अर्मेनिया शहर में 4 अक्टूबर 2019 92 को। सूरज ने बस सेट हुआ था, जिससे सड़कों और घरों पर एक गर्म नारंगी रंग का प्रकाश फैल गया था। हवा में फूलों की खुशबू और सड़कों पर खेलते बच्चों की आवाजें भरी हुई थीं। यह वर्ष हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था, जिसमें अर्थव्यवस्था ने दशकों के बाद तनाव के बाद विकास की शुरुआत की थी। यह सेटिंग जल्द ही एक संदिग्ध और दुखद श्रृंखला के लिए पृष्ठभूमि बन जाएगी। लुइस अल्फ्रेडो गाराविटो क्यूबिलोस, जिसे उनके परिवार और दोस्तों ने गाराबाटो के नाम से जानते थे, ने एक कठिन बचपन का सामना किया था। उनके माता पिता अक्सर लड़ते थे और उनके पिता का उनके प्रति भावनात्मक और भाषणिक दुर्व्यवहार था। यह गाराविटो को अपने पिता के क्रोध से बचने के लिए अधिकांश समय अकेला रहने के लिए मजबूर करता था। वह स्कूल जाता था, लेकिन उनके सख्त पिता केवल काम से संबंधित उद्देश्यों और शुल्क के लिए ही उनसे बात करते थे। यह भावनात्मक समर्थन और संबंध की कमी एक श्रृंखला की ओर ले जाती थी जो इतिहास के दिशा को बदल देती थी। इस समय के दौरान गाराविटो के जीवन में एक अंधकारमयी मोड़ आया। वह अक्सर पड़ोसी बच्चों से दोस्ती करते थे और समय के साथ वह उन्हें विश्वास करने में सफल होते थे और उन्हें प्रभावित करते थे। वह उन्हें भोजन, आश्रय और प्यार देते थे, लेकिन वास्तव में उनके पास संदिग्ध इरादे थे। गाराविटो ने उन्हें दूरस्थ क्षेत्रों में ले जाया, जहां वह उन्हें शारीरिक और भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार करते थे,
जिससे उन्हें ट्रॉमा और टूटे हुए हो जाते थे। यह दुर्व्यवहार का चक्र कई वर्षों तक जारी रहा, जिसमें गाराविटो ने कमजोर बच्चों पर हमला किया, उनका विश्वास दोहन किया और उन्हें दीर्घकालिक चोटें पहुंचाईं। यह अपराध का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि शिकार की संख्या कितनी बड़ी है। गाराविटो ने कम से कम 193 शिशुओं के साथ यौन शोषण और हत्या की स्वीकारोक्ति की, और कुछ अनुमानों के अनुसार यह संख्या और भी अधिक हो सकती है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये बच्चे केवल साधारण शिकार नहीं थे, वे विशेष रूप से लक्षित और प्रभावित किए गए थे, और गाराविटो ने अपने चार्म और चार्म का उपयोग करके उन्हें अपने फंसाने के लिए किया। वह अक्सर उन्हें दूरस्थ क्षेत्रों में ले जाते थे, जहां वह उन्हें जोरदार हमला करते थे और उन्हें मारते थे, जिससे उनके शरीर को गला जाता था। इन निर्दोष बच्चों को ऐसे हिंसक अपराध का शिकार होने का विचार दिल दहलाने वाला और गुस्से को बढ़ावा देने वाला है। हम गाराविटो के आत्मसमर्पण के बाद की जांच को और अधिक करेंगे और समुदाय पर इसका प्रभाव। पुलिस ने शुरू में सबूतों की कमी के कारण जांच में अड़चनें पैदा की, लेकिन अंततः उन्होंने पूरे जाल को उजागर किया, जो शीर्ष स्तर तक फैला हुआ था। जैसे ही हम इस मामले में गहराई से जाते हैं, हम पुलिस और प्रणालीगत विफलताओं की भूमिका को भी समझेंगे, जिन्होंने गाराविटो को इतने लंबे समय तक बिना किसी प्रतिबंध के काम करने की अनुमति दी। गाराविटो के अपराधों की पूरी स्केल आज भी आश्चर्यजनक है। उन्हें 1999 में 12 वर्षीय एक लड़के के साथ यौन शोषण करने का प्रयास करने के बाद गिरफ्तार किया गया था, और उन्होंने 2003 में अपने अपराधों की स्वीकारोक्ति की थी। लेकिन आज भी उनके दुर्व्यवहार के विवरण अभी भी अंधकार में छिपे हुए हैं, और कई शिकारों के परिवार अभी भी न्याय की तलाश में हैं। जैसे ही हम इस मामले की जांच करते हैं, हम कठिन प्रश्न पूछेंगे और सच्चाई को उजागर करेंगे। लेकिन अब आइए समुदाय के पहले प्रतिक्रिया को देखें, जो गाराविटो के गिरफ्तारी के बाद आया। स्थानीय लोग गाराविटो के गिरफ्तारी। पुलिस की जांच के शुरुआती चरणों में पुलिस को पश्चिमी कोलंबिया के ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली गायब होने और घृणित खोजों की संख्या से आश्चर्य हुआ। उन्होंने पहले सोचा कि यह एक समन्वयित प्रयास था, एक समूह के द्वारा स्मगलर या अपहरणकर्ताओं, लेकिन किसी भी ठोस सबूत की कमी और यह तथ्य कि सभी पीड़ितों को क्रूर तरीके से हत्या कर दी गई थी, उन्हें एक अकेले श्रृंगारी हत्यारे की संभावना को विचार करने के लिए मजबूर किया। 22 अप्रैल 1999 को 12 वर्षीय लड़के जॉन इवान साबोगाल ने बताया कि गाराविटो ने उस पर हमला करने की कोशिश की, जिससे गाराविटो की पहली गिरफ्तारी हुई। हालांकि बाद में उसे अभियोजन की कमी के कारण रिहा कर दिया गया। हालांकि जांचकर्ताओं ने कभी भी गाराविटो के बारे में अपने संदेह नहीं छोड़े और उन्होंने उसे जारी रखा। यह नहीं था कि महीनों बाद 28 अक्टूबर 1999 को गाराविटो ने अंततः अपराधों की स्वीकारोक्ति की, जिसमें दोनों हैरान करने वाले और डरावने विवरण शामिल थे। सबूतों की कुंजी वह हाथ से लिखी गई एक स्वीकारोक्ति थी जिसे गाराविटो ने अपने वकील को दिया था, जिसने जांचकर्ताओं को यह विश्वास दिलाया कि उन्होंने अपने आदमी को पकड़ लिया था। यह स्वीकारोक्ति गाराविटो द्वारा किए गए अत्याचारों का विवरण देती है, और यह सबूत था जिसने अंततः जांचकर्ताओं को यह विश्वास दिलाया कि उन्होंने अपने आदमी को पकड़ लिया था। स्वीकारोक्ति में नाम, तिथियां और स्थान शामिल थे, जिससे यह स्पष्ट हो गया